Okay, welcome back, my dear students. Now we are starting article number 4.15, that is magnetic field due to infinitely long straight wire carrying current. Okay, it is an application of a Biot-Schwarz law. बायोट-श्वार्ट्ज लॉ जो हमने स्टडी किया अभी, ये उसकी एक एप्लीकेशन है। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा है या कोई डाउट है तो वो प्रीवियस लेक्चर नंबर 4.13 देख लें, इससे पीछे वाला लेक्चर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है of infinite long length and let it is carrying current I in upward direction, and now we want to find magnetic field at some point P। यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें बायोट-श्वार्ट्ज लॉ लगाएंगे। बायोट-श्वार्ट्ज लॉ क्या होता है हमने पढ़ा है। इस तरह से हमने कुछ एक कंडक्टर बनाया था, उसमें करंट आई अगर कैरी कर रहा है तो हम इसके ऊपर कहीं एक स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल कंसीडर करते हैं, और ये अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और ये अगर हमारा एंगल पोजीशन वेक्टर आर है इस डीएल के रिस्पेक्ट में, या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम डीएल है, और अगर ये एंगल थीटा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड होती है dB अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको अपने दिमाग में रखिए, हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट है, हमें एक डीएल पॉइंट लेना है, डीएल पॉइंट नहीं, लेकिन एक करंट एलिमेंट लेना है। तो लेट अस से वी टेक दैट समवेयर हियर, तो इसका जो लेंथ है उसे आप लोग डीएल सपोज कर लें। ठीक है, डीएल वेक्टर भी बोल सकते हैं, ये आई से जब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, करंट एलिमेंट कह देते हैं इसे हम। तो ये पॉइंट पी है, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो आई की रहती है। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है हमारा, इसे हम लोग बच्चों आर सपोज कर लेते हैं इस डिस्टेंस को, और लेट अस से दैट ये जो आपका एंगल है इसे हम लोग थीटा सपोज कर लेते हैं, और ये हमारा यहाँ पर एक कंडक्टर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसे हम एक्स कह लेते हैं। ठीक है, और लेट अस से दैट इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो पॉइंट है वहाँ से आपके करंट एलिमेंट का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग एल लिख लेते हैं। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू बायोट-श्वार्ट्ज लॉ, पॉइंट पी के ऊपर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी, बहुत सिंपल है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी आपकी वो हो जाएगी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। ठीक है, इसे अपने दिमाग में रख लीजिए। हमने सिंपली पॉइंट पी पर एक अपना बायोट-श्वार्ट्ज लॉ लगा के आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। अब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो बच्चों, जो एंगल थीटा है, कंडक्टर आपका इन्फिनाइट लेंथ का है, कंडक्टर का जो लेंथ है वो इन्फिनाइट है, तो ये जो पॉइंट डीएल है इसे हम कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहीं पर लेना है। अगर हम इस डीएल को यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए सपोज दैट, तो फिर आपका आर इस तरह से आ जाएगा, तो आर भी चेंज हो जाएगा और एंगल थीटा भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, थीटा और आर। ठीक है, तो हम डबल वेरिएबल में इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो हमें क्या करना है,
इन दोनों में से अपने आर को भी एलिमिनेट करना है, थीटा को भी एलिमिनेट करना है, किसी एक ऐसे वेरिएबल में रिड्यूस करना है जो कांस्टेंट रहे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक डेरिवेशन करते हैं। लेट अस सपोज दैट ये जो एंगल है आपका, इस एंगल को हम लोग फाई सपोज कर लेते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो सारा हमारा इसमें चला जाएगा। तो अब इस फिगर को ध्यान से देखें आप लोग बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि अगर इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ और इसको पी कह देता हूँ, तो ट्रायंगल ए बी पी में आपका ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये एंगल 90 है, तो थीटा प्लस फाई भी 90 होना चाहिए। ठीक है, सिंपल ट्रायंगल का टोटल एंगल क्या होता है वो पता है आप लोगों को। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि थीटा प्लस फाई जो है आपका वो 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग थीटा कैलकुलेट कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, थीटा आपके पास 90 माइनस फाई हो जाता है। तो अगर हम इस एंगल थीटा को साइन थीटा में पुट करें तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस फाई हो गया, और साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस फाई जो है वो कॉस होता है, तो ये आपका कॉस फाई हो गया। मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई। एक चीज़ कन्वर्ट होगी हमारी, ये क्वांटिटी कन्वर्ट होगी हमारी। अब हम बात करते हैं डीएल और आर की। ठीक है, तो जब हम डीएल के लिए बात करेंगे तो हमें फाई में लेके जाना है सभी को। तो अगर हम लोग ट्रायंगल बी ए पी को देखें, तो अगर हम फाई को एंगल सपोज करते हैं तो ये जो एक्स वाली लाइन है ए पी, ये आप लोगों का बेस हो जाता है, और ये जो ए बी लाइन है ये आपका परपेंडिकुलर बन जाता है, और ये जो बी पी लाइन है ये आपका हाइपोटेन्यूज बन जाता है। तो अगर मैं यहाँ से L अपॉन एक्स दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस करता हूँ, तो देखिए आपके पास क्या बन गया, L अपॉन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका ये देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका टेंजेंट होता है, एंगल आपका फाई है, इसको हमने बेस का एंगल माना हुआ है, तो ये टेंजेंट फाई हो गया। यहाँ से अगर आप L फाइंड आउट कर लें बच्चों, तो ये बन जाता है L इज इक्वल टू एक्स टेन फाई। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमें डीएल चाहिए यहाँ पर, तो इसको फाई के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स तो चेंज नहीं होगा, फाई हमारा वेरिएबल है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप इस डीएल की पोजीशन चेंज करते हैं तो फाई भी चेंज हो जाएगा। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो देखिए आपके पास आ जाता है डीएल अपॉन डी फाई, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फाई। एक्स आपका कांस्टेंट है और टेंजेंट का जो डिफ्रेंशिएशन है वो सेकेंड स्क्वायर फाई होता है। यहाँ से हम डीएल कैलकुलेट कर लेते हैं, वी नीड द डीएल। सो फ्रॉम हियर यू मे हैव डीएल इज इक्वल टू एक्स सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई। तो देखिए डीएल भी हमने फाइंड आउट कर लिया, साइन थीटा भी हम फाई में ले गए, डीएल को भी हम लोग फाई में ले गए, और अब रहता है आर। तो आर के लिए हम लोग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर सकते हैं। तो अगर आप फिर से इसी ट्रायंगल में आते हैं तो बेस आपका एक्स है, हाइपोटेन्यूज आपका आर है, तो ये एक्स अपॉन आर हो जाता है, और x अपॉन आर जो है बच्चों आप जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, तो ये आपका कॉस फाई हो गया। ठीक है, यहाँ से हमें r कैलकुलेट करना है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये बन जाता है x अपॉन कॉस फाई इज इक्वल टू आर, और यहाँ से आप r फाइंड आउट करें तो ये बन जाता है x सेकेंट फाई। में इसको सेकेंट में ले गया, यहाँ कैंसिल हो जाता है ये, तो इजी बना दिया हमने इसको थोड़ा। तो ये r हो गया आपका x सेकेंट फाई, तो हमने r भी कैलकुलेट कर लिया। तो अब ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की, इनको यहाँ चेंज करेंगे। तो बच्चों इसके नोट्स जो मैंने आपको दिए हैं आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं और बुक से भी फॉलो कर सकते हैं।
और इसलिए यहाँ पर मैं केवल आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे कैसे हो रहा है, बाकी लिखना कैसे है ऑर्डर में, सीरियल में, वो सारे मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से उनको फॉलो करें या सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इन प्लेस ऑफ डी एल क्या लिख देंगे बच्चों, एक्स सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, एक्स सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, इन प्लेस ऑफ साइन थीटा क्या लिख देंगे, कॉस फाई, अपॉन इन प्लेस ऑफ आर स्क्वायर क्या लिख देंगे, आर का वैल्यू निकाला है एक्स सेकेंड फाई। ठीक है, ये आर का वैल्यू है एक्स सेकेंड फाई, लेकिन आर का यहाँ पर स्क्वायर है तो एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा और सेकेंड का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, सॉल्व कर लीजिए। एक्स से एक्स स्क्वायर का एक पावर कैंसिल, 1 पावर रह जाएगी, सेकेंड स्क्वायर पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रह गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज, आई एज इट इज, और न्यूमरेटर में डी फाई कॉस फाई रह जाता है, तो इसे हम कुछ ऐसे लिख लेते हैं, कॉस फाई डी फाई अपॉन एक्स, ये आपके पास डी बी हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर अपना डी बी कैलकुलेट कर लिया है, तो अब इसकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, अपने dB को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, विद इन द प्रॉपर लिमिट्स। तो dB कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, देखिए आपका dB इंटीग्रेट हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल चेंज हो रहा है वो सिर्फ एंगल फाई चेंज हो रहा है, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट हो गए। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है, आई आपका करंट है जो कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, एक्स आप लोगों का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर जो चेंज नहीं होगा। फिगर में आ जाइए फिर से, पहले क्या प्रॉब्लम थी, देखो जो हमने वायर शॉर्ट लगाया था उसमें आपका थीटा भी चेंज हो रहा था, आर भी चेंज हो रहा था, तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करते, किसकी लिमिट लगाते, डीएल की लिमिट लगाते या थीटा की लिमिट लगाते या आर की लिमिट लगाते। ठीक है, तीन लिमिट्स तो लगनी नहीं थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने सबको फाई में ले गए हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर से देखो आई कांस्टेंट है, कोई लिमिट नहीं है, एक्स आपका कांस्टेंट रहेगा, कोई लिमिट नहीं है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स और इंटीग्रेशन कॉस फाई डी फाई। लेकिन अब लिमिट्स क्या होंगी, देखिए लिमिट्स मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाई निकालते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा कंडक्टर है इनफिनाइट लॉन्ग है, पहले हम इसको फिनाइट केस लेके चलते हैं कि मान लो आपका कंडक्टर यहाँ से यहाँ तक है, पहले हम लोगों ने फिनाइट सपोज किया हुआ है, इनफिनाइट हम लोग स्पेशल केस में ले जाएंगे। तो लेटर से कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैं यहाँ से अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी को यहाँ से इसे ज्वाइन कर देता हूँ और यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर देते हैं बच्चों। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास देखो इस तरह से। अब ये एंगल फाई है, तो इस एंगल को आप लोग कुछ नाम दे देते हैं हम लोग इसे, और ये जो नीचे है इसे भी हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। तो ये नेगेटिव साइड में एंगल है, नीचे की तरफ ये स्टार्टिंग पॉइंट का एंगल है, इसे फाई 1 का नाम दे देते हैं, और इसे आप लोग फाई 2 दे दीजिए, लेकिन इसके साथ हमें माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है वो नेगेटिव लिए जाते हैं, क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने जो हमारा फाई का वेरिएशन है वो फाई 1 से फाई 2 तक हुआ, और मोर एक्यूरेटली -φ1 से +φ2 तक। तो आपकी जो लिमिट्स हैं बच्चों वो -φ1 to φ2 हो जाएंगी, यहाँ भी -φ1 to φ2 हो जाएंगी। तो अब हमें इसका सिंपल इंटीग्रेशन करना है जो बहुत ही ईजी है। क्या हो जाएगा, देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट आई अपॉन एक्स कॉन्स्टेंट, कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, और यहाँ पे लिमिट्स -φ1 to φ2 हो गई। लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई अपॉन एक्स, अपर लिमिट फाई 2 है, इसे मैं साइन फाई 2 लिखता हूँ, माइनस लोअर लिमिट फाई 1 है, माइनस के साथ इसे मैं साइन ऑफ माइनस फाई 1 कर देता हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों के पास क्या आ जाता है बच्चों, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज, आई अपॉन एक्स एज इट इज, साइन फाई 2 एज इट इज, और साइन के एंगल अगर नेगेटिव हो तो माइनस का साइन साइन से बाहर आ जाता है, तो बाहर एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया साइन फाई 1, और आप इसे लिख सकते हो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, राइट, इस तरह से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो एंगल फाई 1 फाई 2 है उसे आपको सिंपली एंगल में रखना है, माइनस में नहीं करना है। अगर आप इसे माइनस में कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एंगल सिर्फ आप प्लस में लेके चलना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने स्पेशल केस पे, डायरेक्शन की बात भी करेंगे। स्पेशल केस में हम लोग अपने कंडक्टर को इनफिनाइट सपोज कर लेते हैं। इफ आवर कंडक्टर इज ऑफ इनफिनाइट लेंथ, देखिए इनफिनाइट लेंथ का कंडक्टर है तो क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिए। अब लेट अस से दैट ये हमारे पास कंडक्टर है जिसकी लेंथ फिनाइट है और ये हमारे पास पॉइंट P है, तो ये कुछ एंगल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये एंगल बन गए। अब मैं कंडक्टर की लेंथ थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो ये जो हमारा यहाँ पर फाई 1 और फाई 2 हैं, इनका वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगा। अब इस लेंथ को और इंक्रीज किया जाए तो ये जो एंगल है ये कुछ और इंक्रीज कर जाएगा। इस तरह से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और इसको सोचने की कोशिश करें, तो अगर कंडक्टर आपका इनफिनाइट लेंथ का हो जाएगा तो ये जो एंगल है ये धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ मैक्सिमम कहाँ तक चला जाएगा, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 90 डिग्री तक हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, तो मैक्सिमम कहाँ तक चला जाएगा, 90 डिग्री तक। तो मीन्स फाई 1 भी 90 हो जाएगा और फाई 2 भी 90 हो जाएगा, 90 डिग्री। सो इन दैट केस आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स साइन ऑफ फाई 1 को भी आप 90 डिग्री लिख दीजिए, प्लस साइन फाई 2 को भी आप लोग 90 डिग्री लिख दीजिए। साइन 90 डिग्री 1 होता है, ये भी 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i upon x. So this is the final expression for magnetic field due to a infinitely long straight wire carrying current I. ठीक है, अगर कंडक्टर बहुत लंबा है तो 2i अपॉन एक्स हो जाएगा, और कंडक्टर की लेंथ जो है इनफिनाइट नहीं है तो फिर हमें एंगल फाई 1 फाई 2 का पता होना चाहिए, वो हम वैल्यू पुट करेंगे और वहाँ से हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन की अगर आप थोड़ी सी बात कर लें तो वही बायो-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्शन देखी जा सकती है। ये आपके आर वेक्टर की डायरेक्शन है इस पॉइंट पर, ठीक है, और ये आपके आईडीएल की डायरेक्शन है इस पॉइंट पर करंट एलिमेंट की। अब डीएल क्रॉस आर जब आप लगाएंगे थ्रू स्मॉलर एंगल इस डायरेक्शन में, इस तरह से जब आप इसे घुमाएंगे तो इट विल बी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो क्रॉस से आप उसे डिनोट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन containing dl and r vector and directed into the प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका ये पॉइंट P इधर आ जाता है मान लीजिए,
तो फिर आप मुझे बताएंगे कि कमेंट में लिखकर मुझे रिप्लाई कीजिए। सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे, जो भी मेरी क्लास के स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे वो मुझे प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई करें कि अगर ये पॉइंट मेरा राइट साइड से लेफ्ट में चला जाता है तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी और उसे कैसे डिनोट किया जाएगा। ठीक है, राइट। यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, अगर आप यहाँ से देखें इसका वेरिएशन, अगर आप देखना चाहें मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा डिस्टेंस x हो गया, तो ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली का जो ग्राफ है बच्चों वो कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है। इसका मीनिंग ये है कि as x will increase magnetic field will decrease, directly proportional to current है and inversely proportional to perpendicular distance x। x क्या है यहाँ पर, आपका कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस बात का ध्यान रखना है आपने। दिस इज योर x, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। जितना कंडक्टर से आप दूर होते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होती जाएगी, और जितना आप कंडक्टर के नज़दीक ऑब्जर्वेशन पॉइंट को लाते जाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। इसका नेचर कैसा होगा मुझे रिप्लाई कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको नेचर भी बताऊंगा। ठीक है, राइट। डियर स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं छोटा सा। देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at 100 centimeter from the axis of long straight infinite wire is 10 microtesla. Calculate the current in the conductor. देखिए क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर दिया है और उस कंडक्टर से लगभग 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, एक्सिस से मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको 10 माइक्रो टेस्ला दी गई है। ठीक है, दिस इज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस x इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आपको कहा गया है कि, और कंडक्टर जो है वो इनफिनाइट है, तो आपको कहा गया है कि इसमें करंट I कितना फ्लो कर रहा है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिंपली बायोट-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग जो हमने अभी एक यहाँ पर स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड निकाली उसका ये न्यूमेरिकल है। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं यहाँ पर, और वो फॉर्मूला हमें मालूम है। फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन x है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए b आपको यहाँ पर गिवन है कितना, 10 माइक्रो टेस्ला। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप इसको 10 इंटू 10 पावर -6 टेस्ला लिख सकते हो। तो ये 10 इंटू 10 पावर -6 10 पावर -5 टेस्ला रह जाएगा। और डिस्टेंस x आपको 100 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं आप लोग, तो इसे आप लोग 1 मीटर लिख सकते हो डिवाइड बाई 100 करके। अब यहाँ पर आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें I फाइंड आउट करना है। देयरफॉर यहाँ से फॉर्मूले से हमें I चाहिए, तो b का वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे b कितना है, 10 पावर -5। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 4 पाई, म्यू का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पावर -7 होता है, अपॉन 4 पाई डायरेक्ट भी रख सकते हो, 10 पावर -7 इंटू 2 इंटू आई हमें कैलकुलेट करना है, अपॉन एक्स आपका यहाँ पर 1 है। तो इसे सिंपली सॉल्व कर लीजिए। देखिए 10 अपॉन -5, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इंटू 1 है। ठीक है, अपॉन 10 पावर -7 इंटू 2 इज इक्वल टू आई आ जाएगा, और दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू 10 पावर -5 अपॉन 10 पावर -7 आपका 100 रह जाएगा, अपॉन 2 है, इज इक्वल टू 50 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं आपके बुक में दिए हुए, यू कैन ट्राई फ्रॉम दोज एग्जांपल्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ नाइस टाइम।